सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बहुत ही अहम ब्रीफिंग, आर्मी चीफ भी मौजूद, DGISI भी और DGISPR भी, और बात हो रही है इस वक्त मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए। और पार्लिमानी कमेटी है कौमी सलामती की जिसके सामने ब्रीफिंग हो रही है, यानी वो लोग जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको बताया जा रहा है कि इस वक्त हालात क्या हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या है, किस तरह से अफ़गानिस्तान में सूरत हाल कशीदा हो रही है, अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ हो चुका है, क्या हो सकता है, और ख़ास तौर पर अमेरिका के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है उससे किस तरह से निपटना है। चीन और अमेरिका जो आमने सामने आए हुए हैं, हाल ही में चीनी सदर का बयान कि जो हमारे ख़िलाफ़ होगा या धौंस और धमकी देगा, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वक्त गुजर गया, क्योंकि ये 100 साल तकरीबात थी कम्युनिस्ट पार्टी की चीन की, और वहाँ पर कहा कि उसका सर दीवार चीन में हम मार देंगे। ये चीन के सदर ने कहा है। पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। भारत फिर प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि जी अब नया आ गया है मामला, जी ये ड्रोन अटैक्स शुरू हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो इन हालात से किस तरह से निपटना है। अब जब अमेरिका खिलाफ है, भारत जो प्रोपेगेंडा करेगा तो फिर जाहिर है कि और ज़्यादा उसको उठाया जाएगा अमेरिका की तरफ से। इसराइली अखबारात खबरें छाप रहे हैं कि जी कोई पाकिस्तान इसराइल से ताल्लुकात जोड़ना चाह रहा है। तो ये जो सूरत हाल बन रही है, फिर इसमें माशी तौर पर पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ सकता है, तो ये जो चैलेंजेस हैं ये सब बड़े अहम हैं। आज सबसे पहले इसी पर हम बात करेंगे। असद करल बाबर डोगर मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो ब्रीफिंग है ये बड़ी अहम है, और हम देखते थे कि जी कोई भी मामला हो, अपोजिशन कहती थी कि जी यहाँ आकर बात की जाए, ये तो जी मकबूजा कश्मीर बेच दिया गया, हमें बताया नहीं गया, कोई भी बात है कहते थे जी हमें तो मीडिया से पता चलती है। तो आज अब ये सबको बिठा कर ये जो ब्रीफिंग दी जा रही है ये बड़ी अहम है, और अब देखना यह है कि क्या पार्लियामेंट के मेंबर्स पाकिस्तान की के ऊपर जो दबाव है उसको समझते हुए कोई बेहतर स्ट्रेटजी बनाते हैं, अंदर से एक होकर दिखाते हैं। उसामा साहब, जहाँ तक अंदर से एक होने की बात है, उसमें सबसे अहम चीज़ ये कि आज प्राइम मिनिस्टर को इस ब्रीफिंग में होना चाहिए था, और ये बड़ा अजीब लगा कि प्राइम मिनिस्टर उस मीटिंग में नहीं थे। जब चारों सूबों के वज़ीर आला वहाँ पर थे, गवर्नर्स थे, वहाँ पर अपोजिशन लीडर थे, चेयरमैन सेनेट थे, स्पीकर थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी। ऐसे में और इस ब्रीफिंग को इंतहाई अहम ब्रीफिंग करार दिया जा रहा है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है अपोजिशन के साथ कोऑपरेशन मांग रहे हैं, दूसरा किसी भी जगह पर वो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान का जो स्टांस है वो बड़ा ज़बरदस्त है, सारी कौम उसको पसंद करती है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये मेरा ख्याल है कि ये अगर यहाँ तो इमरान खान साहब के मशीर उनको सही मशवरा नहीं देते, अदरवाइज़ उनको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। आपकी मिलिट्री हायरार्की वहाँ पर मौजूद है, आपकी पार्लिमानी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है, सारी पार्लिमानी पार्टियों के हेड्स वहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसे में ब्रीफिंग दी जा रही है। आपके जो बड़े अदारे हैं उनके हेड्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का ना होना बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जो इस खिते की सूरत हाल बड़ी स्पीड से उस मतलब जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, कश्मीर के हवाले से इंडिया जो है वहाँ पर अब वो हल्का बंदियाँ कर रहा है, वहाँ पर इलेक्शन करवाने की तैयारियाँ कर रहा है। कश्मीर की लीडरशिप जो है वो ये चाह रही है कि इंडिया इस हवाले से पाकिस्तान के साथ बात करे। इवन जो कठपुतली वहाँ पर लीडरशिप जिसको हम कहते रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इंडिया पहले पाकिस्तान से बात करे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, वहाँ से उसकी फौज जा रही हैं, नेटो फोर्सेस वहाँ से जा रही हैं, तालिबान जो है वो इस खिते में एक नई ताकत बन के उभर रहे हैं। 85% अफगानिस्तान उनके कब्जे में आ चुका है, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में काबुल जो है वो भी उनके हाथों में आ जाएगा। और उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है, क्या वहाँ पर खाना जंगी स्टार्ट होती है, किस किस्म के रुख बनता है, इसमें भी पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा जो इसमें अफेक्टिव होगा वो पाकिस्तान होगा। तो इस हवाले से भी मुल्क की लीडरशिप को जो है वो इत्मीनान में लेने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अमेरिका हवाई अड्डे मांग रहा है अफगानिस्तान के हवाले से, चाइना के हवाले से पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ रहा है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि चाइना के खिलाफ वेस्ट और अमेरिका जो है पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान वेस्ट का साथ दे, पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे अगेंस्ट चाइना।
जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान क्वाड का हिस्सा नहीं बनेगा, जो एक ग्रुप है चाइना के खिलाफ बनाया गया है, या चाइना के खिलाफ किसी भी अलायंस, किसी भी तहरीक का पाकिस्तान हिस्सा नहीं बनेगा। और पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान पर कौन सा प्रेशर है, किस तरह का प्रेशर है, इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर जो बैकड्रॉप डिप्लोमेसी चल रही है, ये जो चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है और इंडिया से बातचीत हुई है, किस लेवल पे बातचीत हुई है, किस किस्म की बातचीत हुई है, पाकिस्तान की इंडिया के हवाले से इस टाइम फॉरेन पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, अफगानिस्तान में हमने क्या करना है, जो इस तरह के जो ये हालात है, अब हम क्या करेंगे अगर कल तालिबान काबुल पे कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी। जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ होंगे। तो अगर वहां पे इलेक्शन ही नहीं होते, अफगानिस्तान को तालिबान फतह कर लेते हैं, जिस तरह से आज अब्दुल्ला की स्टेटमेंट है कि जनाब एक तरफ तालिबान जो है वो पीस के हवाले से डायलॉग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सारे अफगानिस्तान को कब्जा किया जा रहा है और लग रहा है कि काबुल जो है वो भी कब्जा हो जाएगा। तो फिर पीस डायलॉग की क्या अहमियत रह जाएगी जो दोहा में हो रहे हैं, या तुर्की में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी क्या अहमियत रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। तो आपने जैसे कहा कि जनाब सारी पहली बात तो ये है कि इसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये है कि हमारी जो सिविल लीडरशिप है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, वो सारे एक पेज पर हैं। एक इस चीज़ में कोई डिनाइल नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी मिलिट्री जो है वो एक पेज पे है इस तमाम फ्रंट में। चाहे वो चाइना के हवाले से ताल्लुकात हैं, चाहे वो इंडिया के हवाले से हैं, या वो फिर अफगानिस्तान के हवाले से हैं, या अमेरिका के हवाले से हैं, इसमें हम सारे एक पेज पर हैं। अब असद करल साहब, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला, उनका ये बयान आया जो एक पेज की बात की है बाबर डोगर साहब ने, कि इस इजलास के बाद अब जहां ये ब्रीफिंग दी जा रही है उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी सियासत अब मुल्क की सालमियत की सियासत पर मबनी होगी और अपोजिशन भी हुकूमत के साथ मिलकर एक नई राह पर चलने वाली है, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं। तो अब सारे ही एक पेज पर आ जाएंगे मुल्क के हवाले से। कम देखिए उसामा साहब, ये जो कौमी सलामती का इजलास है और जो इसमें वज़ीर-ए-आज़म का शामिल ना होना, मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन एक बात इससे बहुत अच्छी खुशाइंद बात यह है कि अब पाकिस्तान का जो एक एजेंडा है, या पाकिस्तान के एक कौमी सलामती के मामलात हैं, पाकिस्तान की दाखिली और ख़ुद मुख्तारी के मामलात हैं, सवरेनिटी के मामलात हैं, दीगर ममालिक से रिलेशन के मामलात हैं, वो चाइना हो, वो इंडिया हो, वो अफ़गानिस्तान हो, वो ईरान हो, या सऊदी अरब हो, या अमेरिका हो, ये अब तय होना है। अभी आपको पता है इन कैमरा चूँकि मीटिंग है और मीटिंग के बाद सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म के अलावा वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला मौजूद हैं, वज़ीर दिफा मौजूद है, अपोजिशन लीडर, पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंट लीडर, चेयरमैन सेनेट, और फिर DGISPR, DGISI, आर्मी चीफ, DGISI, सारे एक गुजारिश जितने लोगों के हेडक्वार्टर कुछ अर्सा पहले ही गए थे, शायद वो समझ रहे हो कि नहीं मुझे जाना, क्योंकि पहली दफ़ा है कि उन्होंने पार्लियामेंट में इस तरह तकरीर की, 1.5 घंटे की तकरीर, लेकिन चोर डाकू ये लूट गए ये सारा वो नहीं उन्होंने किया। तो इस दफा तो शायद उन्होंने कुछ स्पेस दिया है, तो फिर भी वो नहीं आए, तो शायद उन्होंने समझा चले बहरहाल अल्टीमेटली तो तमाम जब एक पेज पे ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म देखिए एक चीज है कि जब आप पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की ही सुप्रीमेसी होनी चाहिए, तो फिर अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई ब्रीफिंग होती है तो उसमें सबको मौजूद होना चाहिए कि ये सबसे सुप्रीम अदारा है। ये समझ खाली कहने से नहीं होता, ये आपको दिखाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, ये लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये सुप्रीम अदारा है। अगर सुप्रीम अदारे में एक सबसे बड़ी एक्टिविटी हो रही है और प्राइम मिनिस्टर उसका हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहा कि जिस तरह से आपने कहा जी वो DGIS हेड ऑफिस में हो आए थे, मेरा ख्याल है वो सुप्रीम नहीं है। इसमें एक बिल्कुल ठीक एक चीज शायद दानिस्ता की है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ये चाहते हैं कि ताकि सारी जमातों का इनपुट आ जाए। हुकूमत के लोग तो मौजूद ही हैं, वज़ीर दिफा वहाँ पे मौजूद है, वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है, हुकूमती इनपुट तो मौजूद है, चेयरमैन सेनेट है या बाकी दीगर जो गुजरा है, उसके अलावा सेनेटर हैं, कुछ अरकान असम्बली हैं, पार्लियामेंट लीडर हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये चाहते हैं या आर्मी या सिविलियन क़यादत के तमाम पार्टियाँ जो है इस मामले के अंदर एक पेज पर आ जाएं और जो भी उनकी रिजर्वेशन है, जो भी तफजात है, लोगों की बात अब इसके बाद होगा क्या। अफगान हुकूमत के साथ ज्यादा लगता था कि उनके दिल धड़कते हैं, ये हमारे कुछ लोग पार्लियामेंट, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पार्लियामेंट में कुछ लोग थे कि पाकिस्तान का वर्जन नहीं मानना, अफगानिस्तान की हुकूमत का मानना है।
फवाद चौधरी ने अभी हाल ही में कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि जी वहां से अफगानिस्तान से ट्रेंड चलाए गए और सारा कुछ होता था, यहाँ से फिर उनको उठाया जाता था और ये सब कुछ पैसे के बगैर नहीं हो रहा, लंदन में उन्होंने बताया। तो ये चीजें भी तो हैं, क्या वो आपको लगता है खत्म हो जाएंगी? एक चीज है उसामा साहब, इस मीटिंग जो है ना ये बड़ी अहमियत की अमल है और इससे आगे डिटरमिन होना है, इससे आगे तयन होना है मुल्क की सिमत का। इससे आप पता चलेगा कि जो तमाम जमातें हैं, जो पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितनी पार्लियामानी पार्टीज हैं, वो हुकूमत की है, वो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं, कि वो क्या चाह रही हैं, उनके क्या तहफ़्ज़ात हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनकी क्या सोच है, मुख्तलिफ ममालिक के साथ रिलेशन किस तरह रखने हैं, खित्ते में क्या सूरत हाल है, आइंदा आने वाली क्या है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर की जाएंगी और ये एक रोड मैप बताया जाएगा, आगे का फ्यूचर जो थ्रेट्स हैं उससे भी बताया जाएगा क्या क्या इसके अंदर थ्रेट्स हो सकते हैं। अगर हम चाइना से तल्लुकात ख़राब करते हैं अमेरिका, उसका क्या नुकसान है, अगर उनसे तल्लुकात बेहतर करते हैं, अमेरिका से रिलेशन ख़राब करते हैं, उसका क्या नुकसान है, रशिया से बेहतर करते हैं तल्लुकात, उसका क्या फ़ायदा नुकसान है, अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या तल्लुकात होने चाहिए। ये एक पूरी डिटेल से और कई घंटे, ये एक शॉर्ट मीटिंग नहीं है, इसमें पूरी तरह सबको मौका दिया जाएगा और सबकी बात सुनी जाएगी, सबको जवाब दिए जाएंगे और उसके बाद अब डिटरमिन हो सकेगा कि पाकिस्तान ने एक सवाल है आगे बढ़ना, इसकी यूनिटी और फायदा क्या है कि पूरी दुनिया में एक अफाम, एक मौकफ एक होगा। और जो शेख रशीद ने ये बात की है, मैं इंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल इस इजलास के बाद अब सारे कम अज कम इस इशू के ऊपर जो नेशनल इशू है, जो मुल्की और बैन अवी मामला है, उसके अंदर आपको सारी पार्टियां अस्करी और सिविलियन की आदत तो एक पेज पे है ही है, अपोजिशन भी आपको एक पेज पे नजर आएगी। साहब एक सवाल जो मैं एक चीज सोच रहा था, देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे। अभी आज मैं आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका पढ़ रहा था कि जी कि कश्मीर को इस गवर्नमेंट ने भेज दिया, तो मैं इस ब्रीफिंग में नहीं जाऊँगा। अब नून लीग या बिलावल कश्मीर के इलेक्शन में वहाँ पर जाएंगे, ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे, गवर्नमेंट, और यही उनका बयानिया होगा जो मुझे लग रहा है कि जी इन्होंने कश्मीर बेच दी है और ये कश्मीर की सौदेबाजी। लेकिन शेख रशीद कह रहे हैं हम सब एक पेज पर। अब कश्मीर के हवाले से ये सवालात भी करेंगे, इनकी तसल्ली तशफ़ी भी होगी, उनको इनके सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे। तो क्या अपोजिशन इसके बाद फिर भी यही नैरेटिव रखेगी जो उनका है, जो बातें जो होती हैं ना, जब आप बैठ जाते हैं तो फिर और माहौल होता है, ये भी हो जाता है। और दूसरी बात जो सबसे अहम चीज़ है वो सारे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने शुरू दिन से उनका एक ही नैरेटिव रहा है कि जी हमने तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं करे और अफगानिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ अब वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना शुरू हो गए हैं। तालिबान जिनके लिए पाकिस्तान सारी दुनिया में बदनाम हुआ, जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ एलिगेशन लगते रहे, फिर ये भी था कि तालिबान के साथ अगर अमेरिका डायलॉग करना चाहता है तो फिर पाकिस्तान के थ्रू ही वो हो सकते हैं। दुनिया वेस्ट जो अगर बात करना चाहता है तो वो पाकिस्तान के थ्रू हो सकते हैं। उस पर इमरान खान ने कहा कि हमारा इन्फ्लुएंस ये था, उनके खानदान यहाँ आबाद रहे, क्या उनको मार दें? पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होगी अगर इंडिया तालिबान के साथ अब बात, यही तो बात हो रही है। अब मुझे ये बताएं असद खरल साहब के ट्रंप के दौर में भी वो कहा जाता है बड़ा उसका अपना अंदाज था, उसमें भी पाकिस्तान ने कुछ हद तक बैलेंस रखा हुआ था। अब मैं देख रहा हूं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं जी युगर मुसलमानों पर पाकिस्तान ने चीन का मौक़िफ़ तस्लीम किया है, वज़ीर आज़म का बयान है। अब ये वो मामला है जिस पर वो इंसानी हुकूक की बात की जाती है, चीन के खिलाफ बड़ी बातें होती हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं, अमेरिका भी, वो अमेरिका साफ कह रहा है कि हमने चीन की नहीं चलने देनी। चीन की तरफ से सदर का जो बयान आया मैंने आपको बता दिया, वो बराह रास्त अमेरिका को कह रहे हैं कि जी छोड़ेंगे नहीं। ये तो बिल्कुल एक जंग किसी कैफियत पे ऐलान हो रहे हैं कि जी ये नहीं होगा कि आप हम पर धौंस धमकी करें, हम चुप करके सुनने, चीन ये कह रहा है। तो पाकिस्तान अब भी क्या बैलेंस नहीं रख सकता जो हमने पहले रखा है, या अब मुश्किल हो गया, वक्त आ गया कि पाकिस्तान ने तो उसामा साहब अभी भी बैलेंस ही रखा है। पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी बात गलत नहीं कर रहा, अड्डे दिए नहीं अमेरिका को, उसके CIA के उसके सरबराह नीचे लगे ना। ये तो प्राइम मिनिस्टर से यही सवाल पूछा गया प्राइम मिनिस्टर से कि जनाब के अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान क्या करेगा। उन्होंने कहा देखें चाइना से हम पीछे नहीं हट सकते, वेस्ट के साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, ना अमेरिका के साथ करना चाहते हैं, लेकिन ना पाकिस्तान चीन के साथ एक लाइन क्रॉस करेगा, ना ही अमेरिका वेस्ट के साथ एक लाइन क्रॉस करेगा। हमारी न्यूट्रल इम्पार्शियल जो पॉलिसी है वो मेंटेन रहेगी। हाँ, चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है, पुरानी दोस्ती है, वो हमारा नेबर है,
अगर नेबर पे इशू आएगा तो हम नेबर को तरजीह देंगे, लेकिन क्या अमेरिका आपकी ये बात मान रहा है? क्या अमेरिका इस चीज को नहीं समझ तो रहा है क्या कि आप अमेरिका बैलेंस की रख बात हम मान लें, अपना मुल्क फिर जंग में धकेल नहीं, दें, जिस तरह पता पहले नहीं, प्राइस पता जंग नहीं, के अंदर धकेला गया लेकिन मुल्क, उसका नुकसान क्या हुआ? उसके रद्दमल के लिए तो हमारी तैयार गली है ना? गली महल्लों महल्लों में दहशतगर्दी फैली, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, सर, वो हमारे ठीक है। मुल्क के अंदर एक अमेरिका ने अनार्की अपना पैदा हुई, national interest विचार देखना है। पैदा हुआ। अमेरिका को क्या इनकार की आदत है? आप मुझे सिर्फ ये बता दें, अमेरिका को इनकार की आदत देखिए नहीं है। जब आप अमेरिका उसको को बार-बार कहां इनकार का मारनी करें, पड़ी, कोई- कहां आपने अमेरिका उसके लिए कोई कामयाब रास्ते नहीं छोड़ा, जहां वो तो कह पे रहा भी गया था। है तबाही मचाई और उसके बाद पसपाई के बाद वापस पहुंचा है। क्या हुआ? क्या कहां जाके फतह इसने हासिल की है? कहां जाके तसल्लुत कायम रख सका? और पूरी secondly- दुनिया में secondly समझ है- एक ऐसा मुल्क बता रहे जहां आज सर, भी जब अमेरिका से के पत्ते पाकिस्तान गड़े। बना एक और चीज वो भी इमरान खान ने बड़ा अच्छा उसका सर, मुझे प्राइम अगली खबर पर मिनिस्टर ने जाना है। एनालिसिस जो किया था। जी, जी। अमेरिका अफगानिस्तान से गया, उस वक्त पाकिस्तान इतनी कुर्बानियां दी, फिर दोबारा अमेरिका जो अब जा रहा है, तो पाकिस्तान को जो 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ कि अमेरिका ने वो पूरा किया। इकोनॉमी हमारी तबाह हो गई, मुल्क हमारा तबाह हो गया, बेड़ा गर्क हो गया पूरे खिते का। अमेरिका ने क्या कंपनसेट किया? वो तो चुप करके अपना सामान उठाया और घर चला गया, और जो पीछे था वो जलाकर कुछ भी नहीं जलाकर। पीछे और छोड़ा। जो भुगतना है वो या अफगानियों ने भुगतना है या पाकिस्तानियों ने भुगतना है। तो अगर हमने खुद ही भुगतना है तो फिर इससे वर्ष क्या हो सकता है? तो हम उसके लिए तैयार हैं। सर, ये भी नहीं होना चाहिए कुछ तो उसको पीछे लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए कुछ कोई रिकंस्ट्रक्शन करके किसी तरह जो है सारी बर्बादी करके चले गए। अच्छा जनाब, अगली खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। ये 3 साल हो गए इस हुकूमत को, इस तरह का अंदाज पहली दफ़ा देखा गया। बल्कि कुछ लोग तो लिख रहे थे जी पहली दफ़ा है कि इमरान खान को हमने कंटेनर से उतरते देखा है, कंटेनर के बगैर वाली तकरीर पहली दफ़ा हुई है। तो असद करल साहब, अब ये सब के जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, शफाफ इंतखाबात, वक्त बहुत कम रह गया है क्योंकि फिर वो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जानी है अगली दफ़ा। तो ये हो सकेगा कि पाकिस्तान की तारीख बदले और सारे अपोजिशन भी, हुकूमत भी कहे कि हाँ जी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं। अच्छा, इसमें एक पेज की बात होती है, इलेक्शन कमीशन भी आ जाएगा एक पेज पे। अगर ये अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत है, क्या अपोजिशन आएगी? अभी तो अपोजिशन का ये हाल है कि वो इकट्ठे बैठने को तैयार। पीपल्स पार्टी बाइकआउट कर रही है जी, जो अपोजिशन का इजलास हो रहा है उसका। यही गिला था ना और यही इतराज था अपोजिशन का कि वज़ीर-ए-आज़म जो है उनको दावत नहीं देते, उनको मुज़ाकरात की पेशकश नहीं करते। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा दिल किया है, उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी है। क्या अपोजिशन को अब इस चीज़ को सीरियसली लेना नहीं चाहिए और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, और ताकि पूरी दुनिया के सामने ये बात अश्कार हो जाए, पाकिस्तानियों के सामने, कि वाकई इमरान खान साहब या जो पीटीआई की हुकूमत है अपोजिशन तो करना चाह रही है इलेक्शन रिफॉर्म्स, लेकिन वो उनके साथ तावन नहीं कर रहे या उनकी बात नहीं मान रहे। जब हम मुज़ाकरात की आपको पेशकश कर रहे हैं तो अब ये जो कट्टी कट्टा निकाले ना आके बताएं। अब इमरान खान साहब का अपने हिसाब से जो जायचा निकाल के बैठे हुए या तजिया करके या एनालिसिस अपने तौर पे जो किया है या उनको बताया गया या जो उनको ब्रीफ किया गया या उनके जहन में एक बात आ रही है, वो ये समझते हैं कि 1970 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं हमेशा धांधली का शोर सुना गया। उनके मुताबिक ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वही वाहद ये है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसका जो है हल है। अब ये है कि अपोजिशन जमातें आएँ और उसके अलावा वो इससे अच्छा अगर हल है उनके पास, अगर फूल प्रूफ हल है ऐसा जिसमें ट्रांसपेरेंसी, शफाफ इलेक्शन के अंदर गैर जानबदाराना या शफाफ और इंतहाई जो ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन एक प्रोसेस कंडक्ट हो सकता है, तो वो उनको आके इनपुट देनी चाहिए अभी पूरी तक कौम के सामने, ताकि वो सुरखरू हो और वो कहे कि जनाब देखें ये तरीका हमने बता दिया। अब इमरान खान साहब इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि इलेक्शन शफाफ हो। सर, रिफॉर्म्स हुई थी इलेक्शन कमीशन की और वो पीपल्स पार्टी नून लीग ने मिलकर की थी और उसमें भी फॉर्म 45 हमेशा मिलकर ही होती है उसामा साहब, एक तरफा तो नहीं होगी कभी भी। इमरान खान साहब अगर कहेंगे ना अकेले पीटीआई कर लेगी तो उसका तो कोई फायदा नहीं। चाह रहे हैं कि पिछली तरफा जिस तरह इलेक्शन हुए उस तरह हो जाए। वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ धांधली के लिए किया जा रहा है। बाबर डोगर साहब, आपके ख्याल में क्या हो सकता है कि अपोजिशन की कोई ऐसी तजवीज़ आ जाए कि जिस पर कहें कि जी हाँ जी वो तो अभी भी वो है कि जी आपने जाना है, आपने फॉर्म लेना है, आपका थंब इम्प्रेशन होगा, सब कुछ होगा। अब पिछली बार इतराज़ होगा कि जी व्हाट्सएप पर किस तरह चले गए, ये फॉर्म नहीं मिले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर किस तरह करें? अच्छा, उसी बेस पर सियालकोट के हमने देख लिया इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन उस बेस पर ही हुए, वही तरीक़ाकार। अगर कोई जीता है, मतलब नून लीग जीती तो बड़ा फेयर हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अगर आप नहीं जीते तो फिर जी हुकूमत ने धांधली कर दी। तो इसको से अब किस तरह से निकला जाए? कोई अभी तक कोई राय नहीं आई। हाँ, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का जो मसला है वो इससे अलग है, वो छोड़ दें। वो तो ये है कि जी कुछ वो कह रहे हैं जी सीटें दे दो, ये कह रहे हैं जनाब उनको वोटिंग का हक दे दो, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में से या किस तरह ताकि साफ शफाफ हो, इलेक्शन कमीशन भी खुश हो जाए,
वो कुछ होता नजर आ रहा है, या बस ये इलेक्शन कमीशन में जिस तरह था जी 2 मेंबर वहां से आ जाएंगे, इधर से सिंध का मेंबर हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा, दोनों हुकूमत और अपोजिशन मिलकर वोट कर देंगे, ये रिफॉर्म्स हुई नहीं बस। देखिए उसामा साहब, एक चीज़ की रियलाइजेशन तो गवर्नमेंट को हो गई है। पहले शायद इनको ये था कि हम अपनी मर्जी की चीज़ ठोंस लेंगे और अपोजिशन उसको एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन खड़ी हुई है तो देखें इस चीज़ पे चाहे अपोजिशन में 100 डिफरेंसेस हों, बिलावल में और शबाशी में 100 डिफरेंसेस हों, लेकिन इस इशू पे दोनों इकट्ठे हैं कि जनाब ये जो तरीक़ाकार है इसको हम नहीं मानेंगे। और अगर वो नहीं मानते, अगर पार्टी और नून लीग इन रिफॉर्म्स को नहीं मानती तो वो उन पर ज़बरदस्ती गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती। एक चीज़ क्लियर है कि इलेक्शन जो है, इमरान खान जो बार बार कह रहे हैं कि जी कि पिछले कोई भी इलेक्शन किसी ने भी नहीं माना, तो उसके लिए अगर हम वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा उस लेजिस्लेशन का अगर अगला रिजल्ट भी किसी ने नहीं मानना। तो क्योंकि अब इमरान खान था तो कहते हैं कि 2013 तक के 13 में धांधली हुई थी और ये सारा कुछ था। नून लीग को भी पार्टी कहते हैं कि 2018 में भी धांधली थी, वो उनको सिलेक्टेड कहते हैं। तो रिजल्ट तो पिछला भी नहीं माना गया, वो तो तब माना जाए कि दोनों पार्टियां कहें जी हम इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं, हार के मानते हैं, तो वो तो नहीं मान रहे। तो जब तक वो दोनों इसमें नहीं बैठेंगे उस वक्त तक ये बेईमानी होगी। इसकी रियलाइजेशन ये गवर्नमेंट इस हकीकत को तस्लीम कर गई है। इसीलिए स्पीकर नेशनल असम्बली ने सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि आप अपने नॉमिनीज दें, अपने कमेटी, उसको एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। उस कमेटी में सारी पार्टियों के बंदों को शामिल किया जाएगा ताकि उसका एक एक्सेप्टेबल हल जो है वो तलाश किया जाए और ऐसी चीज़ लेके आई जाए जिसको सारी पार्टियाँ तस्लीम करें। अब जहाँ तक ओवरसीज वोटर है उनका है, अगर पीटीआई चाह रही है तो नून लीग उसका एक अपना हल दे रही है, फिर पार्टी एक अपना हल दे रही है। तो कोई ऐसी चीज़, तीनों अगर सारे इकट्ठे बैठते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल लेंगे जिसमें उनको हक भी मिल जाएगा और वो कोई बेहतर हक मिल जाएगा। या दूसरी जहाँ बात है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की है तो उसमें भी कोई बेहतर हल आ जाएगा जिसको सारी पार्टियाँ किसी न किसी नुक्ते पे तो इकट्ठी होंगी। तो मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट जो है अल्टीमेटली किसी ना किसी पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब वो ये समझ गई है कि ये इस तरह से नहीं होना जिस तरह से वो करना चाह रहे थे, वो पॉसिबल नहीं है। तो कर तो सकते थे, मतलब वही जॉइंट सेशन बुला लेते, कौमी जॉइंट सेशन सर ये कमेटी की लेवल पे पहले बात है कि सारी कौमी असेंबली से पास करा लिया और सेनेट में गया है, जॉइंट सेशन से पास तो करवा सकते हैं, लेकिन बात फिर वही आ वाली कि जब वो उसको अपोजिशन मानेगी नहीं ऐसी लेजिस्लेशन को, तो फिर इलेक्शन का जो मकसद था उस लेजिस्लेशन का वो तो फौत हो गया ना। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट है। वो तो कहेंगे अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन की और की, लेकिन मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये चीज पता चल गई है कि ये इस तरह से नहीं होगा। तो जब तक अपोजिशन को इत्मीनान में नहीं लेंगे, इनके साथ मिलके कोई चीज नई इनकी चीजों को अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, कंसेंसस के साथ ये मिल नहीं आएगा, तो मुझे जो लग रहा है अभी बड़ा टाइम है, मुझे जो लग रहा है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने सारी पार्टियों से कहा कि आप अपने नॉमिनीज दें, बल्कि और मैं कमेटी बना देता हूँ, वो कमेटी इसको आगे लेकर चलेगी। ये है कि जो स्पीकर है उन्होंने यहाँ तक भी यकीनदानी कराई है कि अगर आप कंसेंसस करते हैं तो जो कौमी असेंबली में हमने बिल पास किया हम दोबारा से बिल ले आएंगे, हम उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। ये जब 2018 के इलेक्शन हुए थे उसके बाद ये हुआ था जी आए जी कमीशन बना देते हैं, ये सब तब से ये चीज़ चल रही है। 3 साल गुजर गए हैं, तो अल्लाह करे कि ये अब काम शुरू हो जाए ताकि अगले इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर हों और ऐसे हों कि सब माने भी कि हाँ वाकई फ्री एंड फेयर थे, वरना फिर अगली हुकूमत 5 साल यही कुछ होता रहेगा जनाब के जी इन्होंने धांधली की, उन्होंने धांधली की। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात होगी तवानाई बहरान पर जो संगीन हो चुका है, शदीद गर्मी है और उसमें शदीद बहरान नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद अब पता चला जनाब, बिजली बहरान, तवानाई बहरान ये शदीद हो रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमारी टीम के लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है। हर तरफ से मैं अभी ब्रेक में बात कर रहा था कि इर्द गिर्द से खबरें आ रही हैं, कई बच्चों को हो रहा है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कि पता चल रहा है कि लोगों को ये गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी और हॉस्पिटल जा रहा है, ड्रिप्स लग रही हैं और ऊपर से लोड शेडिंग, घरों में लोड शेडिंग है, क्या करें, इतनी ज़्यादा परेशानी है। अदाद शुमार का अलबत्ता जो हेर फेर है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 25,000 मेगावाट इस वक्त तलब हो चुकी है। 25,000 मेगावाट, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी तलब नहीं थी बिजली की, 25,000 मेगावाट।
और इस वक्त जो पैदावार है मजमूई तौर पर 19,000 मेगावाट है और उसमें भी 13,000 मेगावाट है जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ से आ रही है, जिनको आप IPPs कहते हैं, जो बिजली बनाते हैं और हुकूमत उनसे ख़रीदती है, उनकी तो मौजें लगती हैं। और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बता दूं कि अगर बिजली ना भी खरीद दी जाए तो उनकी मौजें ही हैं, 5 उंगलियां घी में, क्योंकि उसके बावजूद उनको पैसे देने पड़ते हैं, कैपेसिटी चार्जेस और वो सब कुछ। अच्छा जी, अब 6,000 मेगावाट तकरीबन शॉर्टफॉल है, लेकिन अब आप कहेंगे जी 6,000 मेगावाट शॉर्टफॉल है, 19,000 तो चलो बिजली पैदा हो रही है, तो ये 18 घंटे लोड शेडिंग क्यों है? तो इसका जवाब फिर बाबर डोगर साहब से लेने की कोशिश करते हैं। बाबर डोगर साहब, आप जितने लोग देख रहे होंगे, अदाद शुमार मैंने दे दिए उनको, वो कहेंगे जी तो ये 18 घंटे की लोड शेडिंग किधर से हो गई है, 6,000 का शॉर्टफॉल है, 19,000 तो चलो बन रही है, वही दे दो। तो ये 1 घंटे के बाद शहरों में भी हो रही है, 18 घंटे तो देहात में है, हर घंटे बाद बिजली शहर में भी जा रही है, इतनी बुरी सूरत हाल। उसामा साहब, जो गैस है इसकी शदीद शॉर्टेज है, LNG की शॉर्टेज है, एंग्रो टर्मिनल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ से सप्लाई जो है वो मुतासिर हुई है उसके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि जी गैस की शॉर्टेज है, क्योंकि एंग्रो का टर्मिनल तामीर हो रहा है, वहाँ से LNG जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, फिर LNG जो है वो लेट खरीदी गई है, ऑर्डर लेट प्लेस किए गए हैं, मुल्क की जो गैस के ज़खायर हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है कि उसके ज़रिए से सारी जो सारे पावर हाउसेज हैं उनको चलाया जा सके। उसके बाद जो बड़े डैम्स हैं उनमें पानी जो है वो मिकदार से कम है, उसकी वजह से भी बिजली पूरी कैपेसिटी से नहीं बन रही। मैं सारी चीज़ें ठीक होंगी, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी ये जो महकमे बनाए जाते हैं, इन महकमों का काम होता है कि एंटिसिपेट करना, आपस में कोऑर्डिनेशन करनी। कोऑर्डिनेशन ये होती है कि जो महकमा मौसमियात है उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, माहौलियात का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसका होना चाहिए, पानी कितना आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है इसके साथ इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि बिजली की कितनी गर्मी होगी, बिजली की डिमांड कहाँ तक जा सकती है, उसके लिए हमने करना क्या है, उसके लिए जो IPPs हैं उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये जब बिजली जब एकदम गर्मी पड़ती है और सारा कुछ होता है, उस वक्त आप भागते दौड़ते हैं। अब डॉक्टर अरशद जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के, उनसे कल वो वहाँ पर सेनेट की जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसके सामने पेश हुए, वहाँ पर उन्होंने कहा जी नैब हमें काम नहीं करने दे रही, नैब की वजह से सारा बिजली का शॉर्टेज है, अगर नैब पीछे हट जाए तो हम गैस की सप्लाई जो है वो आराम से दे सकते हैं। मगर ये एक नई, मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ना ये नैब की वजह से सारा लोड शेडिंग हो रही है और सारा मसला जो उसी की वजह से हो रहा है। अब अरशद साहब, आपने बड़ा अरसा आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ जो बड़े तेज़ हैं, समझते हैं कि बड़े चलाक हैं, उनको नवाज शरीफ को अच्छा खासा मामू बनाया यहाँ पर कि सोने चांदी के ज़खायर हैं। अब उधर आप नैब के साथ आपने घुसेड़ दी है कि जी नैब की वजह से ये सारी लोड शेडिंग हो रही है, नैब पता नहीं नैब ने उनको क्या तंग किया है या क्या ऐसी चीज़ कर दी है कि जिसकी वजह से गैस की भी शॉर्टेज हो गई है, पेट्रोल की भी गैस है उसकी परचेज की अप्रूवल से डरते हैं कि जी केस ही ना बन जाए, इतनी जल्दी कैसे आपने दे दिया, सारी अप्रूवल कैसे दे दी, तमाम निटिक्लिटीज़ पूरी क्यों नहीं की, जो रिक्वायरमेंट थी वो क्यों नहीं की, शायद इस वजह से डरते हैं। असद करल साहब, अब पेट्रोल 2 और डीजल 1 रुपये 44 पैसे मज़ीद महंगा हो गया है, मगर जो सिफारिश थी, जो खौफ था, वो था इससे शायद कहीं ज़्यादा महंगा होना था। अब आपको पता है बिजली भी हम पेट्रोल से भी बनाते हैं, तो अब इसका इम्पैक्ट उस पर भी आना है और बिजली पहले ही नहीं मिल रही। देखिए, गैस वफर मिकदार में तो गैस भी नहीं है, जिस तरह कुछ जो गैस जो फील्ड है, जो मुल्क में भी गैस जो पैदा होती है वो भी बंद है और रिपेयर चल रहा है वहाँ पे। तो इसलिए गैस की तो ऑलरेडी 29 जो जून से रात 12 बजे से 5 जुलाई तक गैस की सप्लाई सनती शोबों को तो बंद कर दी है SNGPL ने, SNGPC जो उनकी सुई नादरन कंपनी की जानब से। तो गैस तो ऑलरेडी शॉर्टेज है, एक तरफ LNG नहीं आ रही, गैस शॉर्टेज हो रही, दूसरी तरफ बिजली जो है पूरी नहीं बन रही। तो मामला ये है कि उसामा साहब, जिस तरह मानसून का सीज़न होता है, सारी दुनिया को पता होता है, पाकिस्तान को, मुल्क सारे महकमों को पता होता है, वो अलर्ट भी जारी करते रहते हैं। अभी आप देख लें, मानसून का सीज़न आएगा, कराची डूबा हुआ होगा, वहाँ पे के इलेक्ट्रिक वही वो दोबारा बंदे खंभों के से लटकेंगे, कोई मरेंगे, कोई डूबेंगे, पानी वहाँ पे आएगा नहीं, और वो एक तरफ पानी पीने को मिलेगा नहीं, और जो डूबने में के लिए पानी काफ़ी होगा, घरों में भी पानी दाखिल होगा। तो ये हर साल होता है। ये वो चीज़ें हैं, अब पता था कि सप्लाई जो है, डिमांड सप्लाई का इशू सबको पता है, NTDC कंपनी है, दीगर जो कंपनीज हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूशन, सबको पता है कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी हमारे पास बिजली पैदा करने की गुंजाइश है और कितनी उसकी डिमांड है। और जो गैस और LNG की जो शॉर्टेज है, इसका भी सबको पता था। अब वो अगर पहले मंगवा ली जाती, या जब पीक सीज़न चला गया, जब बिजली जो है आपके तमाम जो
कारखाने या आईपीपी फुल भी कैपेसिटी पे बनाएं तो वो नहीं पूरे कर सकते। तो इससे पहले आप सर्दियों में या जब ऐसा सीजन होता जब बिजली आपकी वाफर होती, उस वक्त गैस के जो वही फील्ड थे उस वक्त उनको रिपेयर पे ले जाते। जब आप पीक सीजन पे आपको पता है कि जो एक ही सोर्स आपके पास बिजली का रह गया है और उसमें जो डिमांड से सप्लाई जो है वो ज़रूरत ज़्यादा है आपकी जो पैदावारी सलाहियत से, तो इसका मतलब ये है कि आप गर्मियों में अगर देंगे गैस अच्छा खैर साहब तो वो किस तरह पूरी होगी? इसमें एक बड़ी अहम चीज जो है सेक्रेटरी पेट्रोलियम डॉक्टर अरशद साहब ये कह रहे हैं कि अगर नैब पीछे हट जाए, गवर्नमेंट गारंटी सर सुन तो लें और गवर्नमेंट गारंटर बन जाए तो इतनी गैस मौजूद है कि मैं कराची इलेक्ट्रिक को भी गैस दे दूंगा, ज्यादा उनकी जरूरत से ज्यादा गैस दे दूंगा और आईपीपीस को भी गैस दे देंगे और सबकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। लेकिन शर्त ये है कि नैब पीछे हट जाए और गवर्नमेंट गारंटर बन जाए। अब इसका क्या मतलब है, मुझे तो इसकी समझ नहीं लगी। एक बीच में खांचा सारी कौम को किस चीज की सजा मिल रही है? साहब बात पता क्या है, ये जो बात अगर कर रहे हैं इसमें बरीक काम को डलने जा रहा है, जो इस तरह की उन्होंने थ्रेट बनाई है ना जानबूझ के, ये अब पीछे हटेगा अगर नैब, तो उसमें ये होगा कि जो आप देखें ना एक आईपीपी है या जो के इलेक्ट्रिक है उसको गैस से बिजली सस्ती पड़ेगी, अगर वो बिजली फर्नेस ऑयल वाले लेगा तो वो महंगी होगी। तो अगर आपका कुछ जमा तफरीक नहीं करेंगे तो वो तो फिर कोशिश करेगा कि ज्यादा गैस लेगा। अच्छा, इससे कोई और वो फर्नेस ऑयल नहीं लेगा तो उसका मतलब ये है कि अगर आप वही गैस जो है वो उसको औने पौने देंगे तो उस पर नैब तो आएगा। नैब जब आप सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा होगा और बंदा को अपनी जेबों में पैसे डाल रहा तब भी नैब आया। चलें अब जापानी कंपनी ने गवर्नमेंट गारंटी दे, गारंटर ये बने कि जनाब नैब भी कुछ नहीं कहेगा और भी तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, जो कर सकते हो कर लो। फिर तो अगर गैस वाफिर है और इनके पास गैस मौजूद है और ये जान के नहीं रोके बैठे हुए हैं, इसका मतलब तो ये है कि फिर ये तो गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेरा ख्याल नैब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि आप नहीं देते, आप जो करना है कर ले। मेरा ख्याल है कि वो ये इसका मतलब आर्टिफिशियल है ना, अगर मसनूई बुहरान पैदा किया हुआ है नैब। जस्टिस जावेद इकबाल से हमारी रिक्वेस्ट है कि जनाब वो इस मामला बड़ा सीरियस है और इदारे के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है और आवाम जो है नैब की तरफ अब देखेगी कि जनाब नैब की वजह से हमें बिजली नहीं मिल रही। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब ये कि ये आर्टिफिशियल किस्म की शॉर्टेज है कि गैस तो आपके पास मौजूद है लेकिन आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में देना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई नैब भी करे कि उन्होंने तो इतना बड़ा इल्जाम धर दिया है सेनेट की कमेटी के सामने कि जनाब नैब की वजह से मुल्क तो अगर बिजली से महरूम है, आज अगर एनर्जी से महरूम है तो वो नैब है सबसे बड़ी रुकावट। जिस तरह शाहिद खान अब्बासी ने कहा था कि मुल्की इकॉनमी और मुल्क चलेगा या नैब चलेगा या मईशत चलेगी या नैब चलेगा। अब वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब ने एक और फरमान जारी कर दिया है, उन्होंने कहा या बिजली आएगी या नैब चलेगा या बिजली चलेगी। तो अब मामला ये है कि इस पे मुल्क चलेगा, नैब को इस पे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए अवाम जो है, ताकि उनके ज़हनों में जो इस तरह का प्रोपेगेंडा। मेरा ख्याल है उनका कहने का मकसद ये है कि नैब की वजह से इतना ज्यादा खौफ है कि आपको तमाम जितने भी लवाजमात ऐसे जाएगा, ऐसे बिडिंग होगी, इतने लोग बिडिंग में आएंगे, फिर वो फाइनलाइज होगा, फिर सारा होगा, तब तक गैस आने में इतना टाइम लग जाता है। बहरहाल एक ये कहा जा रहा है जी जापानी कंपनी से $30 करोड़ की सरमाकारी का मुआहदा हो गया है और एक नया LNG टर्मिनल जो है वो लगाने का मुआहदा हुआ है। लेकिन अब जब ये मुआहदा हुआ है, अब इसके बाद वो टर्मिनल बनेगा, तब तक तो डिमांड और ज़्यादा जा चुकी होगी, तो पता नहीं ये फिर मामला किस तरह से हल होगा। तो एक ख़तरनाक बात ये भी है कि एक तरफ खुशखबरी, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं इन्वेस्टमेंट और तिजारत के लिए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं इस साल $25.3 अरब की, और इससे पहले $25.1 अरब की थी 2013 में गालबन। तो उन्होंने कहा जी ये रिकॉर्ड बन गया, हमने इतनी एक्सपोर्ट कर दी है और गुड्स एंड सर्विसेज मिला के तो $31 अरब से तजावुज़ कर जाएंगी। लेकिन दूसरी खबर ये है कि अगर ये हालात रहे, तवानाई ही नहीं है, तो आपकी इंडस्ट्री फिर किस तरह चलेगी। अभी जिस तरह असद साहब ने कहा कि जी कईयों को तो सप्लाई बंद हो चुकी है, इंडस्ट्री को सप्लाई गैस की बंद हो गई है, तो जब वो बंद होगी तो वो किस तरह चलाएंगे काम, और फिर वो अगर अपने जनरेटर या फर्नेस ऑयल पर जिस तरह भी करेंगे तो फिर वो उनके लिए उतना मार्जिन नहीं रहेगा और उससे फिर और ज़्यादा बेरोजगारी हो जाएगी। तो ये बाबर डोगर साहब क्या हुआ, क्या वजह क्या हुई आपके ख्याल में? क्या जो कहते हैं कि जी माफिया उसको तोड़ना है, माफिया को नहीं छोड़ना, या नैब की जिस तरह से बात हो कि जी वही बात के ब्यूरोक्रेट्स कहते थे जी कि हमें डर है, हम इसलिए फाइल नहीं साइन नहीं करते, ये इस वजह से ये बहरान पैदा हो गया है। पहले पीपल्स पार्टी के दौर में IPPs आने थे, वो नहीं हो सका। नवाज शरीफ के दौर में वाफिर बिजली हो गई, बहुत ज़्यादा बिजली थी, इन्होंने कुछ मुआहदे कम कर दिए, IPPs से रिनेगोशिएट कर दिया। ये सारी रीजंस हुई हैं कि लोग फिर कह रहे हैं जी इतनी लोड शेडिंग हो गई, या आपको लगता है कि ये 1 महीने की बात है, आगे हालात बेहतर हो जाएंगे?
देखिए उसामा साहब, 3-4 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि LNG की वक्त जो खरीद थी वो नहीं है। उसके बाद डैमों में ये कह रहे हैं कि अभी तक कैपेसिटी के मुताबिक पानी नहीं है। उसकी वजह से जो हाइडल बिजली है वो नहीं बन पा रही, क्योंकि गैस जो LNG गैस जो का नहीं है। का मसला क्यों आया, पेट्रोल का मसला क्यों आया, चीनी का मसला क्यों आया? क्या इनको दगा दे जाते हैं? ये इमरान खान साहब माफिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और वो एक यानी जिस तरह हमारी इकोनॉमी एक ब्लैक इकोनॉमी चल रही है उसको जब आप रिवर्स करने की कोशिश करते हैं तो ये वो उन मसाइल की वजह से है या आपको लगता है अहलियत नहीं है, गवर्नेंस नहीं है? सर मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, इमरान खान साहब की जो टीम है, इमरान खान साहब की जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। उमर अयूब साहब से तजर्बा किसी का ज्यादा है, वो रहे हैं इसमें पावर में, फिर अब हमाद अजहर साहब आ गए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है खजाना में, तो आप घोटे सिक्के सारों को कही जा रहे हैं। इमरान खान बैटिंग ऑर्डर सबसे बड़ा इस गवर्नमेंट का इशू है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, चीजों की कोऑर्डिनेशन। चलिए सर, ये जो का मिनिस्टर स्टेटमेंट है दे सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। ध्यान से बोलना आपने, काम नहीं ले सकते। अब सहाफी हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, पंजाब असेंबली ने बिल पास कर दिया है कि जनाब उनको सजा दी जा सकती है अगर उन्होंने किसी मेंबर का इस्तेहकाक मजरू किया। तो इसलिए इस पर हम बात करेंगे। क्या अब किसी मेंबर पंजाब असेंबली के खिलाफ बात करते हुए 100 दफा सोचना पड़ेगा? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। अगर आप पंजाब असेंबली में जाना चाहें तो बहुत सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि आपको 6 माह कैद भी हो सकती है और 10,000 जुर्माना भी हो सकता है, और किसी अदालत में नहीं आपको ले जाया जाएगा। स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो सीधा हुक्म देगा, जुडिशल कमेटी होगी और वहीं से आपको सजा हो जाएगी। और बड़ा मोहतात आपने रहना है, क्योंकि अगर किसी का इस्तेहकाक मजरू कर दिया, अब आप सोचेंगे इस्तेहकाक क्या होता है, ये कुछ भी हो सकता है। किसी को बुरा लग गया, आपकी कोई बात बुरी लग गई, तो कोई भी मेंबर शिकायत कर देगा और उसके बाद स्पीकर जो है आपके लिए 6 माह कैद, 10,000 जुर्माना ये आपको हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बिल है जो मंजूर हो गया है, एक कानून बन गया है, पंजाब असेंबली ने मंजूर कर लिया। कानून बनाया जा सकता है पूरे पंजाब के लिए। पंजाब असेंबली वो जगह है, वो फोरम है, वो इदारा है और उसने कानून बना दिया है। तो ये तो कर्नल साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या है कि स्पीकर के कंडक्ट पर भी कोई बात नहीं की जा सकती। सरकारी महकमों के ऑफिसर्स अगर असेंबली बुलाने पर ना आए तो भी काबिल गिरफ्त होगा। गलत जवाब असेंबली में भेजा तो अब तो वो डर जाएंगे जी, कोई भी पकड़ के ले जाए, और एक नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी शख्स की सजा कम या ज्यादा भी की जा सकती है। अच्छा, मुलाजमीन की ड्यूटी के दौरान मुदाखलत करने पर भी मुतल्लिका शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो ऐसे लग रहा है किसी डिक्टेटर के ऑर्डर है कि इज्जत माँ उनकी शान में किसी की गुस्ताखी हो गई, कोई आया और उसकी कोई बात पसंद ना आई तो इस्तेहकाक तो मजरू हो जाएगा। उससे पूछ लिया कोई सवाल कि जनाब आपने ये बात इस तरह से क्यों कही, वो कहेगा जी मेरा तो दिल तो क्या है, मेरा इस्तेहकाक मजरू हो गया। अच्छा, मैं वैसे हैरान हूँ कि ये एक तो ये है कि एजेंडा से हटकर ये बिल लाया गया, और ये बिल जो लाया गया है मेंबर तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल, पीपल्स पार्टी के मखदूम उस्मान ने पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आज़ादियाँ और ह्यूमन राइट्स और इस तरह के लेक्चर और भाषण बड़े दिए जाते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने को शायद ये नहीं पता लगा होगा, या जरदारी साहब को या उनकी पार्टी को, कि जनाब ये जो नेक काम किया ये उनके बंदे ने किया है, और ये सारे एक पेज पर आ गए। अब मुझे ये बताएं, मेरी तो समझ से बाहर है कि एक वो कह रहे हैं कि जो जुडिशल जो मजिस्ट्रेट है उसके इख्तियारात जो है वो दिए जाएंगे, जो जुडिशल कमेटी है, और उनको मजिस्ट्रेट के बेसिकली फर्स्ट क्लास जो है उसके पास फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होंगे। ये जो किसी को सजा देना या जुर्माना देना ये एक अदालती इख्तियारात है। ऑलरेडी जुडिशरी और एग्जेक्टिव जो है वो अलहदा हो चुकी है। पहले आपको पता है इंतजामिया के पास इस तरह के इख्तियारात थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, फिर इस तरह एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट होते थे, इलाका मजिस्ट्रेट होते थे। तो उसके बाद फिर एक लेजिस्लेशन हो गई और सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले भी आ गए। तो अब ये है कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी अलहदा हो गई। अब मुझे ये हैरान कुल बात है मेरे लिए तो कि ये असेंबली को, किसी मेंबर को, किसी अरकान असेंबली को या स्पीकर को ये इख्तियार दे दिए जाए कि वो किसी की तकदीर का फैसला कर सके, किसी के खिलाफ 6 माह का उसको सजा देने का इख्तियार हो, जुर्माने का इख्तियार हो। कानून है, और इतने मतलब आप कोई इस तरह की हरकत करता है तो आप तो उसको
FIR दर्ज करवा सकते हैं कि भाई तुमने क्या हरकत की, आके तोड़फोड़ की है, या तुमने कोई गाली किया, किसी को धक्कम पेल की है, या ज़दोकोब किया है, कोई इस तरह का काम किया है। अच्छा, इज्जत नफ्स भी मजरूह की तो तब भी वो काबिल गिरफ्त होता है। जो इस्तेकाक है ना, ये इतना बड़ा एक ब्रॉडर चैप्टर है कि इसके ऊपर जो मर्जी आप बना ले। आप किसी को ऐसे देखेंगे, इस पे भी इस्तेकाक मजरूह हो सकता है कि आपने मुझे गुस्से से देखा है, आपने मुझे जो अकारण की नजर से देखा है, आपने मुझे दुबला कैसा है, आपने ऊंची आवाज में मुझसे बात की है, कोई भी ऐसी बात बना के आप इस्तेकाक मजरूह कर सकते हैं। ये तो एक इतना लंबा इसका तारीफ है ना, जितना मर्जी आप जिसको मर्जी ले जाए। और सर और मुलाजम जो है उनको भी इतने इख्तियार दे दिए गए असेंबली के मुलाजम के दौरान जो है। और फिर जो ये भी कहा गया है कि अगर जो MPA को है, इस बिल में ये भी है कि अगर कोई MPA ईवान के अंदर की गई तकरीर में रद्दोबदल के हवाले से स्पीकर को शिकायत करेगा तो वो भी काबिल गिरफ्त समझा जाएगा। अच्छा सर, अब ये इस बात से मुझे समझ नहीं आ रही कि यानी किस तरह की बात है। ये किसी को भी दूसरा ये है कि असेंबली की जो कार्रवाई है, जो वहाँ पे जुमले हैं, जो वहाँ पे प्रोसीडिंग है, अब उस पर भी इस्तेकाक मजरूह हो सकता है। फर्ज करो कोई बंदा अगर ये कहता है हम बैठे प्रोग्राम में के में की गलती हो जाती है, तो उसके भी कहेंगे हमने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, लिहाजा हमारा इस्तेकाक मजरूह हो गया। फिर असेंबली मुलाजम को जाते आते हुए आप कहीं मतलब धक्कम पेल में कहीं वहाँ पे जो असेंबली के इजलास के अंदर को आप किसी सवाल पूछ लेते सख्त, तो वो तो आसान। अब तो साथियों के सवाल का जवाब ना देने का उनके पास एक मकबूल बहाना है, मकबूल बहाना है, वो तो मिलेंगे ही नहीं। हमें एक स्टोरी लेके जाना है या उसके मौकफ लेने के लिए जाना है किसी वजीर, किसी MPA के लिए, तो वो तो आराम से उसके पास एक बहाना है कि वो कहेगा कि अवामी नुमाइंदे थे, अवाम के लिए हर वक्त अवेलेबल होने वाले थे। बाबर डोगर साहब, आपको जब वक्त मिलता है आप जाते हैं, सेक्रेटेरिएट भी आप गए जाते हैं, असेंबली में भी जाते हैं, वहाँ से खबरें भी आप अंदर की लेकर आते हैं। अब तो आप सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि जुडिशल कमेटी को एक दिन के अंदर सजा देने के इख्तियारात होंगे। समरी ट्रायल साहब, ये जो मैं एक दिन के अंदर 24 साल से मैं असेंबली की प्रोसीडिंग कवर कर रहा हूँ, मैं खुद हैरान हूँ कि ये बिल किस तरह से पास हो गया। इससे पहले आपको पता है कि शुगर मिलों के हवाले से एक बिल पास हुआ था, जिसमें किसानों के हकूक जो थे उनको तहस नहस कर दिया गया, और बाद में इमरान खान ने खुद इसका नोटिस लिया, वो वापस हुआ। अब इमरान खान साहब नोटिस अब फिर ये जो बिल पास हुआ है, इसमें बज़ाहिरन ये पार्टी की तरफ से पेश किया गया, लेकिन ये कंसेंसस के साथ पास हो गया। एजेंडे में ये शामिल ही नहीं था, अचानक पेश हुआ। अव्वल तो स्पीकर एजेंडे से बाहर किसी बिल को आने की इजाजत देते ही नहीं है। इसका मतलब ये कि स्पीकर भी इसमें शामिल थे, और सबसे ज्यादा अख्तियारात जो है स्पीकर के पास चले गए। PTI इसमें शामिल थी और नून लीग भी शामिल थी, सारे इकट्ठे हो गए। ये अब तो मुझे ये लग रहा है कि जो प्रोविंशियल असेंबली है, ये गवर्नमेंट के पैरेलल एक हुकूमत बन गई है, एक गवर्नमेंट बन गई है, जिसमें स्पीकर के पास बेताजा इख्तियारात हैं। उन्होंने कमेटी बनानी है, कमेटी के मेंबरान और 6 महीने की वो सजा दे सकते हैं। खैर साहब, मैं एक मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ कोई स्टोरी देता हूँ, जो सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे वर्जन मांगता हूँ तो ये मुझे 6 माह के लिए अंदर कर देंगे जी। इस्तेहकाक मजरूह हो गया। मैं जनाब, असेंबली जो है वो खबरों का माखज है, मंबा है, सबसे बड़ा सोर्स है। वहाँ पर बेताशा स्टोरीज हैं, लोग वहाँ पर MPs MNAs के सोर्ट करते हैं, उनसे वर्जन मांगते हैं, सारा कुछ करते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी से कोई स्टोरी डिस्कस करने गए, वो आपको अंदर करवा देगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये जो तहरीकें इस्तेहकाक आती हैं, ये 70 to 80% जाली होती हैं, झूठी होती हैं। ये आप जिस मर्जी अफसर को बुलाएंगे और उसको 6 महीने के लिए अंदर कर देंगे। मेरा मतलब है कि एक MPA या MNA है, वो किसी मिनिस्टर को गलत काम कहता है, वो किसी ब्यूरोक्रेट को गलत काम कहता है, DC को गलत काम कहता है, किसी भी अफसर को गलत काम कहता है, वो नहीं करता, वो आगे यहाँ पे तरीके से कहा कर देता है, इसने मेरी ज़िल्लत किया, मेरी बेइज्जती की है। असेंबली से बांधने से बुलाएंगे ना असेंबली में, असेंबली का उन्होंने कहा कि प्राइम असेंबली का रखा है, उसको इश्तिहाल दिला दे, असेंबली में बुलाएंगे और उसको बात छोटी मोटी करेंगे तो उसके बाद साथ ही उसको पकड़वा देंगे एक दिन। ये तो फिर हाई कोर्ट के बात नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के वहां पर एक अलग अदालत, और फिर जिसको 6 महीने की सजा होगी सर, जिसको 6 महीने की सजा होगी, वो अपील कहाँ पे करेगा? समरी ट्रायल है ना पूरा, वहाँ अपील का तो हक दिया ही गया ना, अपील का तो हक है ही वहाँ पे अपील का तो हक। मेरा तो ख्याल है कि ये तो अदालत में भी चैलेंज हो सकता है। ये तो पूरी बदमाशी है। ये तो मीडिया को लगाम डालने वाली बात है कि वहां पर आए, असेंबली की मैंने कभी नहीं सुना सर ऐसा, और घर में जाए। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई वहां पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। असेंबली के हवाले से आप कोई चीज रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप असेंबली के हवाले से रिपोर्ट करेंगे बहुत बड़ी तो आपको अंदर बंद कर दिया जाएगा। आप मुलाजमीन की ड्यूटी के दौरान मुदाखलत करने पर मुतल्लिका शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखिए पता कि मुदाखलत क्या है, कि मैं चाय ले जा रहा था तो इसने मेरे से सवाल कर दिया, तो वो चाय ठंडी होगी, इसने इसको अंदर, ये अदालत में चैलेंज हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए
क्या होता है, मतलब हैरान कुन है। ऐसा कभी मैंने नहीं सुना कि इस तरह कानून कि अब जनाब असम्बली जहाँ जाकर आपने खबरें लानी सहाफ़ियों के लिए, अच्छा ब्यूरोक्रेट्स के लिए, अब वो वहाँ पर जाएंगे तो ये होगा कि जनाब 6 साल आपको 6 माह आपको कैद भुगतनी पड़ सकती है। सोच समझ कर जाइएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।